तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री का एक चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो बच्चों, हमें पता है कि एटम सबसे छोटा होता है। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट से अलग कैसे होता है, और इसी के साथ हम सीखेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल यानी वो पार्टिकल जो एलिमेंट के अंदर होते हैं उनके बारे में भी आज हम सीखेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं गोल्डस्टीन की। उन्होंने क्या किया, कुछ गैस डिस्चार्ज की और देखा कि कुछ रेडिएशन निकल के आ रही है। उनका नाम कैनल रेज रखा। कैनल रेज वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं जो गैस से हाई वोल्टेज पास कराने पर निकलते हैं जब गैस का प्रेशर बहुत कम होता है। कैनल रेज are positive charge particles which are produced when high voltage current is passed through a low pressure gas। तो मेन काम क्या हुआ, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन डिस्कवर किए जो एटम के अंदर हैं और उनका चार्ज पॉजिटिव है। प्रोटॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है पी पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है जे थॉमसन की। उन्होंने बताया कि एटम में इलेक्ट्रॉन नाम की चीज होती है जिसका चार्ज नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो फ्रेंड्स, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए, इसके लिए उनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला। तो जे थॉमसन ने बताया कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन जगह जगह पर है। जैसे मान लो एक वाटरमेलन है जिसमें जो लाल हिस्सा है वो आपका एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो थॉमसन ने बताया कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, पर बाद में जाके एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रदरफोर्ड। उन्होंने थॉमसन के मॉडल को रोंग बताया। रदरफोर्ड ने कई एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक पतली गोल्ड फॉयल ली। उसने गोल्ड फॉयल इसलिए ली कि उसे एक्सपेरिमेंट के लिए काफी पतली लेयर चाहिए थी। उसने गोल्ड फॉयल पर अल्फा पार्टिकल की रे हिट कराई। अल्फा पार्टिकल डबल चार्ज के आयन होते हैं जिनका मास 4 AMU होता है। पर जब एक्सपेरिमेंट कराया गया तो एक्सपेक्टेड तो ये था कि रे डिफ्लेक्ट होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। पर रदरफोर्ड ने देखा कि ज्यादातर रेज बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधी जा रही थी। कुछ रेज डिफ्लेक्ट हो रही थी, तो अभी छोटे मोटे एंगल से। 12,000 रेज में से एक रे रिबाउंड हो रही थी, यानी सीधी आगे जाके वापिस आ रही थी। तो रदरफोर्ड ने अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन निकाले। उन्होंने कहा कि एटम के अंदर खाली स्पेस है जिसके कारण अल्फा रेज बिना डिफ्लेक्शन के सीधी जा रही थी। और दूसरी बात ये कि पॉजिटिव चार्ज बहुत कम स्पेस में है क्योंकि कुछ ही रेज डिफ्लेक्ट हो रही थी। और तीसरी बात ये कि एटम में एक छोटी सी जगह है जहां एटम का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज बसा हुआ है, क्योंकि बहुत कम रेज 180 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट हुई थी, मतलब सीधी जाके सीधी वापस आई थी। अब इन कंक्लूजन्स पे रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्ट्रक्चर तैयार किया कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज चीज है जिसको न्यूक्लियस का नाम देते हैं। न्यूक्लियस के में सारे प्रोटॉन बसे हुए हैं और एटम का भी सारा मास न्यूक्लियस में ही है। उन्होंने कहा जितना मास इलेक्ट्रॉन का होता है उसका 2000 गुना मास प्रोटॉन का होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, समझो निग्लिजिबल होता है। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होते, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। उन्होंने बताया कि न्यूक्लियाई का रेडियस एटम के रेडियस के मुकाबले लाख गुना छोटा होता है, लेकिन उनके मॉडल में कुछ खामियां थी। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एनर्जी लूज करेगा और घूमते घूमते न्यूक्लियस को हिट करेगा, पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो रदरफोर्ड के मॉडल की खामियां दूर की नील्स बोर ने। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करते हैं पर कुछ स्पेशल ऑर्बिट पर, जिन्हें डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड कुछ ऑर्बिट्स हैं जिन्हें KLMN का नाम दिया गया। इनमें रिवॉल्व करने से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करते हैं। इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। चलिए पहले जान लेते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जे चैडविक ने। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, बस मास था जो कि प्रोटॉन के बराबर है। और एटम के सारे न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में ही होते हैं, तो किसी भी एटम का मास उतना होता है जितना मास उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का होता है। अब वापिस आते हैं ऑर्बिट पे।
इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो उसके कुछ रूल्स हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज 2n²। मान लीजिए आप यहाँ फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं, तो देखिए 2 k में 1, तो 1 रख दीजिए, तो 2 1 जा 2, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलिए एल की बात करते हैं, ये तो थी के की बात। एल में देखिए 2, 2 इंटू 2², 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे ही एम में 18 और एन में 32। तो सेकंड रूल है कि जब इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट में ना भरे तब तक आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। थर्ड रूल ये है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो चलिए अब बात करते हैं वैलेंसी की। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो एटम्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख देते हैं। जैसे हाइड्रोजन का कितना होगा 1, हीलियम का कितना होगा 1 है ना, मतलब ये जो पहला शेल है के, ये एल, ये एम। हाइड्रोजन 1 तो मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। हीलियम 2 तो मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक इधर हो गया आपका, एक इधर, मतलब ये पहले शेल में के शेल में 2 आ सकते हैं ना। अब लिथियम की बात करते हैं, पहले शेल में तो 2 आ गए, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा इस वाले शेल में, एल शेल में, ठीक है। अब बेरिलियम की बात करते हैं, 4 होते हैं ना इसमें इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखिए 2 पहले शेल में आ गए, 2 इसमें आएंगे, अब 2, तो इसका क्या बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2। अब जैसे हम डायरेक्ट ऑक्सीजन की बात करते हैं, फर्स्ट सेल में आपके 2 आ गए, सेकंड के लिए कितने बचे 6, तो सेकंड शेल में कितने आ गए 6। अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। देखिए फर्स्ट शेल में आ गए आपके 2, दूसरे में कितने आएंगे 8, 8 और 2 10, बचे 3, तो ये 3 आएंगे आपके किस शेल में, एम शेल में, ठीक है। ये 3 आएंगे यहाँ पे एम शेल में आपके। तो मैं अब सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ, फिर हम देखते हैं इनकी वैलेंसी क्या होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो इसका चार्ज भी कितना होगा 1 होगा। ऐसे ही हीलियम, ये तो इसके पहली शेल में इसके दोनों इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, तो इसके ऊपर चार्ज नहीं होगा कुछ। और एक चीज़ और देखिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं जिनको हम नोबल गैसेस कहते हैं, तो उनके ऊपर चार्ज हमेशा 0 ही आएगा। तो देखिए हीलियम है, नियोन की बात करते हैं, यहाँ पे भी देखिए फिल हो गए इलेक्ट्रॉन इसके, है ना, तो यहाँ पे भी इसका चार्ज 0 रहेगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसके 0 ही हैं। अब बात करते हैं कार्बन की। देखिए इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसका चार्ज भी कितना होगा 4 होगा। ऐसे ही नाइट्रोजन की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही ये नंबर 4 से ज़्यादा जाएगा तो आपने क्या करना है, इसको 8 में से माइनस कर देना है, 8 में से 5 3। ऐसा क्यों किया, देखिए वो 5 देने की बजाय 3 लेना चाहेगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो इसका चार्ज भी कितना होगा 3 होगा। ऐसे ही ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो इसके में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करेंगे इसको 8 में से माइनस कर देंगे, तो कितना बचता है, देखिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 लिखिए यहाँ पे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, है ना, तो इसकी वैलेंसी होगी 2। ऐसे ही हम किसी और एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे जैसे सोडियम पे चलते हैं, तो सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, सोडियम का चार्ज भी कितना होगा 1 ही होगा, है ना। चलिए क्लोरीन पे चलते हैं, देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। तो हम क्या करते हैं, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 7 है, तो इसका चार्ज कितना होगा, देखिए ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देने के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ताकि अपना ये शेल जो है कंप्लीट कर सके, तो इसका चार्ज कितना होगा 1 होगा। ऐसे ही देखिए सल्फर में, इस पे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है, तो अब ये क्या करेगा, ये 6 देने के बजाय 2 लेना चाहेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी 2। अब दोबारा से समझिए, जब एटम किसी के साथ रिएक्ट करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट या रिएक्शन में, तो एटम चाहते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल हो जाएं। तो ऐसा सिर्फ 2 कंडीशंस में हो सकता है कि या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन ले लें और या अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फिल कर लें, या फिर अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें और अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट को पूरा खाली कर दें। यानी ऐसा इलेक्ट्रॉन गेन करके भी हो सकता है और लूज करके भी। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लूज्ड बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंसी।
अब बच्चों पिछले चैप्टर में शायद आपको चार्ज समझ ना आया हो, शायद अब यहाँ से आपको चार्ज समझ आ गया हो। तो अब बात आती है एटॉमिक नंबर की। देखिए जितने प्रोटॉन एटम में प्रेजेंट होते हैं उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 1 हुआ। तो चलिए अब बात करते हैं मास नंबर की। तो फ्रेंड्स आपको तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल होता है या ज़ीरो कह लो। तो एटम का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से बनता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों न्यूक्लियस में बसे होते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास और मास नंबर लिखने का एक तरीका होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम की बात करते हैं, नीचे आएगा यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपका और यहाँ पे इसका मास लिखते हैं। तो अब बात करते हैं आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स वो एलिमेंट होते हैं जो सेम एलिमेंट के होते हैं और उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है और मास नंबर अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, फर्स्ट इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है देखिए, लेकिन मास नंबर अलग अलग है। अब कुछ एटम्स के साथ क्या होता है, वो दो आइसोटोप के मिक्सचर होते हैं। जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, जैसे एक का मास 35 AMU है और दूसरे का 37 AMU। तो वर्ल्ड में ये 3:1 के रेशो में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब हुआ 75% ये वाला पार्ट और 25% ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। जैसे देखिए 35 का 75% प्लस में 37 का कितना 25%। तो चलिए इसको सोल्व कीजिए। देखिए 25 3 जा 75 और 4 पे ये कैंसिल, 25 4 जा 100। तो ये कितना बचा आपके पास, देखिए 105 डिवाइड बाई 4 प्लस 37 डिवाइड बाई 4। आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपके पास आता है 142 डिवाइड बाई 4 और अगर डिवाइड करते हो तो आता है 35.5। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 AMU। चलिए अब आइसोटोप्स के यूजेस की बात कर लेते हैं। यूरेनियम का एक आइसोटोप एज अ फ्यूल यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। कोबाल्ट के एक आइसोटोप का कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। आयोडीन के एक आइसोटोप को हम गॉइटर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आइसोबार की। आइसोबार क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट with different atomic number but have same mass number are known as। तो आइसोबार अलग अलग एलिमेंट्स के एटम होते हैं जिनका मास नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग होता है। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं पोटेशियम और कैल्शियम की। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और कैल्शियम का 20। इसका मास नंबर होता है 40 और इसका भी 40। तो ये दोनों आपस में आइसोबार्स हैं। तो फ्रेंड्स चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।